आपके एग्ज़ाम में वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा और आपका रिवाइज भी होता हुआ चल रहा है। चलिए तो शुरू करती हूँ। सबसे पहले संख्या क्या होती है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी थी कि संख्याएं क्या होती हैं, अंकों से मिल कर के जो है वो संख्याएं बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अंक ले लिया आपका 2, 3, उसके बाद 7 और 8, तो ये क्या बन गई, ये एक संख्या बन गई। इसी प्रकार से जैसे 9, 3 और 0, ये 3 अंक हैं, अगर इनको मिला करके लिखें तो 930, ये क्या बन गई, ये हमारी एक संख्या बन गई। ठीक है, अब हम आके देखते हैं कि संख्याओं को किस प्रकार से बांटा गया है। संख्याओं को बहुत से लोग अलग अलग प्रकार से पढ़ाते हैं, अलग अलग उनके टाइप कर दिए, बट संख्याओं को जो है मुख्य रूप से वो 2 भागों में बांटा है। सबसे पहली है आपकी वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इन वास्तविक संख्याओं को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है। पहली आती है परिमेय संख्या, उसके बाद आती हैं आपकी अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं फिर से 2 भागों में बटी हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में। इसके बाद परिमेय संख्याओं को बांटा गया है। परिमेय संख्या का सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। तो समझ में आ गई चीज़ें। सबसे पहले क्या है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या 2 भागों में बांटा है। फिर वास्तविक संख्याएं पुनः 2 भागों में बट गई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और इसके बाद सारी परिमेय संख्याओं को फिर से बांट दिया है, जिसमें आपकी आती है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। क्लियर है। अब हम अध्ययन करते हैं कि ये कैसे रहती हैं, आपकी कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। तो आइएगा, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होगी, वे कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं इसके अपोजिट हैं, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक मान प्राप्त नहीं होगा, यानी कि हमेशा एक निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी, उसका स्क्वायर करने पर, वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर ले लिया माइनस का 2 नहीं, प्लस का 2 लीजिए। ठीक है, प्लस का 2 लिया, अगर आप इसका वर्ग करेंगे, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, 2 का अगर हमने स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए 2 हमारी क्या है, एक वास्तविक संख्या हो गई। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, तो 3 का क्या स्क्वायर जब करोगे आप, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 का 3 में गुणा, 3 तिरका 9, कैसा मान प्राप्त हो रहा है, एक धनात्मक मान प्राप्त होता है, तो 3 भी यहाँ पर क्या हो गई, एक वास्तविक संख्या हो गई। इसी प्रकार से आगे और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 4/5, अगर आप 4/5 का वर्ग करें, यानी कि 4/5 में 4/5 का ही गुणा करें, तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे होता है। कर दीजिए, 4 चौक 16, 5 25, तो 16/25, ये भी एक क्या है, एक वास्तविक एक पॉजिटिव मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारी 4/5 भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कोई ऋणात्मक संख्या, जैसे हमने ले लिया माइनस का 7, अगर आप माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या है, माइनस का 7 और माइनस के 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, 7 सत्ते 49 हो गए, और ऋण चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू मिल के आई है वो क्या हुई है, पॉजिटिव मान प्राप्त हुआ है, इसीलिए माइनस का 7 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। मेरी बात सभी को समझ में आ गई है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक मान प्राप्त होगा, वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, माइनस का 15 है, ठीक है, प्लस का 17, ये सारी की सारी क्या है, वो वास्तविक संख्याएं हो गई। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं की। तो काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर कैसा मान प्राप्त होगा, हमेशा निगेटिव वैल्यू, यानी कि धनात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं √-3, ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ लिख रही हूँ, जब आप √-3 का वर्ग करेंगे, इसका मतलब क्या है, √-3 मल्टीप्लाई √-3,
जब इस प्रकार से वर्क करते हैं, जब रूट के ऊपर हम स्क्वायर लगाते तो ये रूट हट जाता है। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अंडर रूट -3 के ऊपर जब हमने स्क्वायर लगा दिया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा? -3। तो आपने देखा जब हमने स्क्वायर किया तो क्या मान प्राप्त हुआ? ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ। इसलिए -3 क्या है? एक काल्पनिक संख्या हो गई। मेरी बात सभी को समझ में आ गई? इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ पर कॉमा करके, माइनस अंडर रूट -4। ठीक है, अंडर रूट -4 जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम चीज़ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है आपका। तो यहाँ पर क्या मान प्राप्त होगा? -4। और -4 भी क्या है? एक ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ है। तो सीधी सी बात है, जो अंडर रूट -4 संख्या है वो क्या हो गई? काल्पनिक संख्या हो गई। क्लियर हो गया? काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसीलिए हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं ऑप्शन में स्मॉल आई लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना ये किसको बता रहा है? एक काल्पनिक संख्या के बारे में बता रहा है। क्लियर है? यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, नोट पॉइंट है ये। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। अब हम आते हैं वास्तविक संख्याओं को पुनः दो भागों में बांटा था। क्या बताया था? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। ये क्या होती हैं? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो कहलाती हैं परिमेय संख्या। और एक शर्त याद रखनी है यहाँ पर कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान क्या? 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? 1/2, एक P हो जाएगा और 2 जो है वो Q को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से आप और लिख सकते हो 4। अब 4 में भाई नीचे तो मैंने कुछ नहीं लिखा, हर में कुछ नहीं लिखा, तो हर में क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा, 4/1। इसी प्रकार से और लिख लीजिएगा -7/8। ये भी P/Q के रूप में लिखी, इसीलिए ये क्या है? एक परिमेय संख्या हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट 22/7। 22/7 को हमेशा याद रखना। 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसके अपोजिट हम आते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल में आपकी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाई का। पाई एक कैसी है? अपरिमेय संख्या। स्टार बना रही हूँ मैं। पाई P/Q के रूप में नहीं लिखी गई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का जो संख्यात्मक मान है 22/7 वो क्या है? वो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है या कौन सी अपरिमेय संख्या है, और वहाँ घुमाने के लिए इन दोनों एग्जाम्पल को जरूर डालते हैं। तो याद रखना, पाई क्या है? पाई तो अपरिमेय है, जबकि 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लीजिए। √2 अपरिमेय संख्या है, P/Q के रूप में नहीं लिखी है। √3 भी इसी में आ जाएगा एग्जाम्पल में, ये भी कैसी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपकी। ठीक है। √4 क्या अपरिमेय होगी? नहीं होगी। क्यों? इसका मान 2 निकल आएगा, 2/1 P/Q के रूप में हो जाएगी। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम परिमेय संख्याओं को फिर से बांटा है, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर है, इसीलिए इनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n से डिनोट करते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारी गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। कहाँ से शुरुआत होती है इनकी? बस इतना ध्यान रखना, 1 से शुरू होती है। और अंत कहाँ पर है भाई? अंत है ही नहीं। कहाँ है? अनंत है। ठीक है भाई, अनंत है भाई, इनका कोई अंत ही नहीं है। संख्या इतनी है। ठीक है, लास्ट की संख्या कोई बता सकता? नहीं बता सकता। तो नेचुरल नंबर्स में कौन आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं पर। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इनको होल नंबर्स बोलते हैं, और होल नंबर इसीलिए इसको हम W से प्रदर्शित करेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, सभी नेचुरल नंबर्स आपके क्या हो जाते हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। और
एक चीज़, अच्छा यहाँ पर समझिएगा, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उस नेचुरल नंबर की सीरीज़ में आगे बस हम किसको ऐड कर देते हैं, ज़ीरो को ऐड कर देते हैं बस, और सारे पीछे क्या लिखे, नेचुरल नंबर्स, ये सब मिला कर के हो जाते हैं पूर्ण संख्याएं। कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि जो आपका ज़ीरो है, इस जीरो के साथ में जब हम सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख देंगे तो ये जो हमारी सीरीज़ बनेगी ये क्या बन जाएगी, ये हमारी होल नंबर्स की सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ज़ीरो क्या हो गया यहाँ पर, ज़ीरो एक पूर्ण संख्या है। ज़ीरो से क्वेश्चन बहुत आता है, ये पूछते हैं कि ज़ीरो क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं, ज़ीरो पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज़ में कहीं ज़ीरो दिया है, नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ज़ीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्या सभी को समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, एक नोट पॉइंट जो मैं यहाँ बता रही थी उसको बस ये याद रखना कि सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स पूर्ण संख्या होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ गई। अब इसके अपोजिट एक जो चीज़ बनती है वो ये बनती है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो भाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी और अब याद भी रहेगी आप सभी को। ठीक है, याद रहेगी ना सभी को कि सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण है बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। क्यों, क्योंकि ज़ीरो तो भाई क्या है, ज़ीरो पूर्ण संख्या में है, प्राकृतिक में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम पूर्णांक पर। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और पूर्णांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर, इसीलिए हम इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, बीच में आपका रहेगा ज़ीरो, इसके बाद जो आपके दाहिनी तरफ सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखे जाते हैं, +2 +2 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 आगे चलते रहेंगे, और इधर साइड आपके सारे निगेटिव लिखे जाते हैं, बीच में ज़ीरो रहेगा, इधर -1 -2 -3 -4 इत्यादि आपके चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये होती हैं पूर्णांक। इसके बाद पूर्णांक का मतलब क्या है, पूरा अंक होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी सम संख्याएं, और सम संख्याएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जिनमें दो का पूरा भाग चला जाए, दो का पूरा भाग चला जाता है, वो कहलाती हैं सम संख्याएं, जहाँ शेषफल प्राप्त नहीं होगा। तो कहाँ से शुरुआत होगी भाई, सीधे सी बात है कि दो से ही शुरुआत होगी, तो दो, फिर चार, चार में भी देखो दो का पूरा भाग चला जाएगा, दो दूनी चार होता है। छः में भी दो का पूरा भाग चला जाएगा, दो तियाँ छः, इसके बाद 8, फिर 10, दो पंजे 10, 12 में भी चला जाएगा, दो छिंग 12। और देख लीजिएगा मैंने यहाँ लिखा 24, क्या 24 एक सम संख्या है, तो 24 में देखिए दो का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दो एकम दो, दो दूनी चार, 24 एक सम संख्या है। इसी प्रकार से और आगे देख सकते हो 48, क्या 48 एक सम संख्या है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, इसके बाद और एग्जाम्पल देख लीजिए, 50 सम संख्या है, बिल्कुल है 50 सम संख्या। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखते हो यहाँ 51, क्या ये सम संख्या है, तो ये दो से डिवाइड नहीं होगी, पूरी तरीके से नहीं होगी, इसलिए सम संख्या नहीं होगी। क्लियर। अब हम आते हैं विषम संख्याओं पे। विषम संख्या भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। कैसी होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। कहने का तात्पर्य है जिनमें दो से पूरा डिवाइड नहीं जाता, वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। दो का पूरा भाग नहीं जाएगा, दो का पूरा भाग नहीं, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए अच्छे से। ठीक है, दो का पूरा भाग नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। इनकी शुरुआत कहाँ से होगी, एक से होगी भाई। एक में दो का भाग जाता है, नहीं, इसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ हाईलाइट करके कि ये जो आपकी सम और विषम है, कहीं ना कहीं ये अल्टरनेट चलती हैं। सम संख्या और विषम संख्या अल्टरनेट यानी कि ये इवन और ये आपकी ऑड, एक इवन एक ऑड आएगा। ये देखिए एक क्या है आपका ऑड नंबर है, इसके बाद क्या आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4,
फिर आ जाएगा 5, इसके बाद 6, 7, 8, इतने में ही समझ जाओगे आप लोग। एक ऑड है, फिर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, फिर आपका ऑड आया, फिर इवन आया, फिर ऑड आया, फिर इवन आया, फिर एक ऑड आया और फिर एक इवन आया। तो यहाँ से आप समझ गए, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ऑड नंबर्स को लिखिए या फिर आप इवन नंबर्स को लिखिए, तो आप शुरुआत कहाँ से, एक को बस पकड़ लो। जैसे 1 को अगर आपने पकड़ लिया तो एक छोड़ छोड़ के आप लिखते चलेंगे, तो सारी की सारी आपकी सीरीज़ किसकी प्राप्त हो जाएगी, ऑड की। 1, 3, 5, 7, उसके बाद 8 छोड़ो 9 लिखो, ठीक है। 10 छोड़ो 11, 12 छोड़ो 13, 14 छोड़ो 15, 16 छोड़ो 17, 18 छोड़ो 19, डॉट डॉट डॉट, आपकी ऑड की सीरीज़ तैयार हो गई। इवन की सीरीज़ लिखनी है तो 2, 4, 6, 8, 9 छोड़ा 10, 11 छोड़ा 12, 13 तो उधर है 14, 15 छोड़ा 16, डॉट 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 चलती रहेगी। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है। नेक्स्ट आते हैं भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं जिनके एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होता है। कहने का तात्पर्य है वे संख्याएं, आप इसको इजी लैंग्वेज में याद करो। वे संख्याएं, कोई एक संख्या है, जैसे ये कोई नंबर है, ये नंबर एक तो एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, उसके अलावा किसी एक अन्य नंबर से और विभाजित होना चाहिए, तो यही नंबर क्या बन जाएगा, एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा। क्लियर है। और देखिए, एक ध्यान देने वाली बात है कि सारे के सारे नंबर एक से विभाजित होते हैं और खुद से होते हैं। सभी नंबर जो हैं वो एक और स्वयं से विभाजित होते ही होते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक अलग फैक्टर ढूंढ के लाना है जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर फिर से समझाती हूँ मैं कि भाज्य संख्याएं क्या हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएगी, वो कहलाएगी भाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल, हमने उठाया किसको, 2 को। 2 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 एक तो एक से होगा और फिर किससे होगा, 2 से ही होगा। इसके बाद हमने उठाया 3 को। 3 किससे होगा, एक तो एक से होगा, इसके बाद 3 खुद से ही होगा, उसके बाद और किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हमने उठाया किसको, 4 को। तो 4 देखिए, एक तो एक से होगा ही होगा, एक खुद से हो गई होगा, और 2 दूनी 4, 2 से भी 4 डिवाइड है। तो यानी कि 4 क्या बन गया, एक भाज्य संख्या बन गई। समझ में आ गई बात। तो 4 क्या है, एक भाज्य संख्या। तो यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली भाज्य संख्या में क्या मिल गई, 4। इसके बाद देखते हैं क्या 5 भाज्य है। तो 5 को देखिए, 5 केवल एक से होती है और स्वयं से विभाजित होती है, इसके अलावा और किसी से होती है नहीं होती, तो 5 भाज्य नहीं है, अभाज्य में पहुंच जाएगी। 6 को देखिएगा, 6 किस किस से होती है डिवाइड, 6 एक से होगी, फिर 6 से तो होगी, 2 से भी डिवाइड है, 2 तियाँ 6 और 3 दूनी 6। आगे मैं और नंबर्स लिख देती हूँ। 8 देखिएगा किस किस से डिवाइड है, 1 से है, 2 से, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8, 4 से भी है, 4 दूनी 8 और 8 से भी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसी प्रकार से और देख लीजिएगा, अगली भाज्य संख्या आपको मिल जाएगी 9। 9 3 से डिवाइड है, इसके बाद 12 देखो, 12 2 से डिवाइड है, इसके बाद 15 देख सकते हैं। ये सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो है आपकी 4। क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 22। क्या ये भाज्य संख्या है, तो देखो किससे डिवाइड है, ये 2 से हो रही है। और जैसे ही आपने एक अलग फैक्टर ढूंढा, देखो 1 से तो ये होगी और खुद से तो होगी, बस आप एक अलग फैक्टर मुझे बता दीजिए जिससे ये हो, तो 2 से हो जाएगी, तो ये क्या बन गई उसी वक्त, भाज्य संख्याएं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती हैं। केवल एक अंक है जिसको छोड़कर, सभी सम संख्या भाज्य संख्या हैं। किसे छोड़कर, केवल 2 को छोड़कर।
ठीक है, 2 अभाज्य में आता है, भाज्य में नहीं आता। जस्ट अभी मैंने पहले ही आपको समझाया था। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य तो बहुत ईजी है। अभाज्य क्या होती हैं? वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से ही डिवाइड होती हैं वही कहलाती हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर्स। जैसे कि आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब की सब केवल खुद से और एक से ही डिवाइड होती हैं। जैसे 2 को आप देखें, 2 किसी और की टेबल में आएगा नहीं। 11 को देखिए, किसी अन्य से डिवाइड नहीं होगा। 13 है, 13 एकम 13, और 1 से तो सभी संख्या डिवाइड होती हैं। मैंने यहाँ लिखा 313, तो ये भाई 313 नंबर 1 से भी डिवाइड होगा और 313 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है? बाकी किसी अगर और नंबर से डिवाइड हो रहा है तो भाज्य है, नहीं हो रहा है तो अभाज्य है। समझ में आई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ नोट पॉइंट, सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है। कौन सी है वो? 2 सम अभाज्य संख्या है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सह अभाज्य संख्याओं पर, जिनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्या जो मतलब ये पेयर में चलेंगी, एक जोड़े में चलेंगी। तो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका मासा, ठीक है, मासा क्या हो? 1 हो, या आप बोल सकते हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 अंक होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 और 3 आपका दिया गया है, तो 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि एक ऐसा फैक्टर बताओ जिससे 2 और 3 डिवाइड हो, तो केवल और केवल वो क्या है? 1। सेम इसी प्रकार से 2 और 5 में देखो क्या है? केवल एक ही कॉमन फैक्टर है। 3 और 5 में कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1 है। यही एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 2, 4, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 तो है, उसके अलावा 2 भी तो है। 2 से ये 2 भी डिवाइड है, 4 भी डिवाइड है। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर दे दिया 8, 12 है। तो देखो इसमें एक कॉमन फैक्टर तो 1 है, एक कॉमन फैक्टर 1 मिला। इसके बाद 2 से भी तो है, 2 चौके 8 और 2 छिंग 12। इसके बाद 4 भी तो है, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो ये कॉमन फैक्टर ना मिले, केवल 1 ही मिले, इसके अलावा और कोई ना मिले, तो हो जाता है वो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। और कोई अलग फैक्टर मिलेगा तो फिर वो तो नॉर्मल प्राकृतिक संख्याओं में आपके आ जाएंगी। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका नोट पॉइंट था कि जो 1 है वो क्या है? 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ऐसा क्यों है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो 1 अंक है आपका, अगर ये अभाज्य होता तो अभाज्य होने के लिए क्या है? कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए। नहीं, अभाज्य होने के लिए केवल 2 गुणनखंड चाहिए, केवल, कम से कम नहीं, केवल 2। और अभाज्य की मैंने कंडीशन बताई थी, अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। क्या? एक तो वो 1 से डिवाइड होती हैं और एक वो स्वयं से डिवाइड होती हैं। तो 1 के पास देखो 1 ही अंक है, चाहे वो 1 यहाँ मान लो चाहे यहाँ, तो ये अभाज्य की कैटेगरी से बाहर हो गया। भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? तो भाज्य होने की जो कैटेगरी है उसके लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 गुणनखंड, जिसमें क्या होता है कि पहले तो देखो वो 1 से डिवाइड होनी चाहिए, दूसरी वो स्वयं से डिवाइड होनी चाहिए। ये तो होगा, ये तो वो कल फुलफिल कर लेगा। ठीक है, इसके बाद एक फैक्टर कोई अन्य और अगर उसके पास आ जाता है तो वो भाज्य हो जाती है। और जब एक अभाज्य की कैटेगरी से बाहर हो रही है तो भाज्य वाला तो वैसे ही फुलफिल नहीं कर पाएगी ये। तो इसका मतलब एक जो है वो आपकी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अभाज्य संख्याएं निकालने की एक ट्रिक होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या की ट्रिक मतलब आपसे कोई अगर पूछे 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखिएगा 1 से इसकी ट्रिक, पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ ट्रिक लिख देती हूँ। ट्रिक देखिएगा इसकी, 44, 22, 32, 23 और 21। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। इस ट्रिक का मतलब क्या है? 1 से 10 तक 4 हैं, उसके बाद 11 से 20 तक, उसके बाद 21 से 30, उसके बाद 31 से 40,
ठीक है, इस टाइप से चलता रहेगा। फिर 41 से 50, फिर यहाँ 60, फिर यहाँ 70, फिर यहाँ 80, फिर 90, फिर 100। तो समझ में आ गया, 10-10 के पेयर बना के ये लिखे हुए हैं। तो कितनी हो जाएंगी टोटल देख लीजिएगा, अगर आपको जोड़नी है 1 से लेके 100 तक कितनी, तो ये 25 बैठेंगी। 1 से लेके 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएँ हैं, जिसमें इस ट्रिक को मैंने ऐसे याद किया हुआ है, 44, 22, 32, 23 और 21, ऐसे भूलते नहीं हैं। और इस 44 में पहले 4 का मतलब है कि 1 से लेके 10 तक आपको 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। मिल रही हैं या नहीं, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। 1 से लेके 10 तक में सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद आती है आपकी 7, फिर आगे कोई नहीं है, फिर 9 तो है नहीं, 10 है नहीं। इसके बाद इसका मतलब है कि 11 से लेकर 20 तक भी 4 हैं आपकी, चाहे तो लिख लीजिए। सबसे पहली तो 11 ही है, उसके बाद 13 भी आपके भाज्य संख्या है, 15 है नहीं, 17 है, और उसके बाद 19 है। ठीक है, ये वाला जो 2 अंक है ये क्या बताता है, ये बताता है कि 21 से लेकर 30 तक 2 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ये वाला अंक बताता है कि 31 से लेकर 40 तक है आपकी 2। उसके बाद अगला क्या बताता है, 41 से लेकर 50 तक, उसके बाद 51 से लेकर 60 तक, फिर 61 से लेकर 70 तक, 71 से लेकर 80 तक, और 81 से लेकर 90 तक, और 91 से लेकर 100 तक। तो इस प्रकार से ये ट्रिक आपकी बनी हुई है। तो टोटल आपकी यहाँ 25 निकल के आएंगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जिससे आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सम संख्याओं का कौन सा जोड़ा सही है। तो देखो 2, 4, 5, 15, इसमें देखो 2, 4 तो सम है, लेकिन 5 और 15 नहीं है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट 3 आपकी विषम संख्या है, ये भी गलत हो गया। 13, 17, 13 आपकी विषम है, ये भी गलत हो गया। 8 सम है, 10 भी सम है, 12 भी सम है, 16 भी सम है, तो यही आपका जोड़ा सही रहेगा, यानी कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सम अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या जो सम भी हो और कैसी हो, अभाज्य भी हो। तो बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। 4 तो भाज्य है, ये भाज्य नहीं है। 12 है, ये भी भाज्य है आपकी। क्या बचा, 2 जो है वो सम और अभाज्य दोनों, इसको तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं विषम भाज्य संख्या है ऐसी संख्या जो विषम भी हो और भाज्य भी होनी चाहिए। क्लियर है, देखिए यहाँ पर 7 विषम है लेकिन भाज्य नहीं है। 7 कैसी है, अभाज्य है। नेक्स्ट 9 विषम भी है, भाज्य भी है। 15 भी विषम संख्या है क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होती, और एक भाज्य संख्या भी, क्योंकि 15 5 से भी डिवाइड है, 3 से भी है, तो ये भी सही है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों ऑप्शन सही हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... संख्याएं, ये कैसी संख्याएं हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। तो 1 से शुरुआत हुई है, तो 1 जो है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत। 1 से शुरुआत हो रही है और 1 सम संख्या नहीं है हमारी, तो ये जोड़ा कहीं ना कहीं जो सीरीज बता रही है किसको डिनोट कर रही है, विषम संख्याओं को बता रही है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य 3,7, 2,4, 5,10 या उपर्युक्त सभी। तो सहभाज्य के लिए मैंने क्या बताया था कि वो ऐसी संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ जब आप निकालेंगे गुणनखंड, तो वो क्या होना चाहिए, वो केवल 1 होना चाहिए। तो देखो 3 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है। 2 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके बाद 5 और 10 में कॉमन फैक्टर एक तो 1 है, उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 भी मिल रहा है। तो भाई ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। कौन सा ऑप्शन केवल सही है, ऑप्शन नंबर ए 3,7। उम्मीद है क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। और ख्याल रखिएगा अपना, साथ साथ क्लास को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आप सभी को कैसी लगी है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।